ओके, सो अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल साइज। देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। अगर आपका सैंपल साइज कम है, ओके, स्टैटिस्टिकली 30 से कम है, तो हम लोग वो टेस्ट हमें एज्यूम करते हैं, हमें मानते हैं कि डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि एक और कंसिडरेशन यहाँ पे है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द सैंपल साइज, यू शुड ऑलवेज चेक योर डेटा फॉर नॉर्मेलिटी। अगर बहुत ज़्यादा सैंपल भी है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो भी आप लोग वो टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे कि पैरामेट्रिक हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो आपको देखना पड़ेगा। बट ये जो स्टूडेंट टी टेस्ट है, ओके, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि पैरामेट्रिक भी है, लेकिन स्मॉल सैंपल साइज पे भी स्मॉल सैंपल साइज पे यूज कर सकते हैं, चाहे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। सो इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल और इफ द वैल्यू डू नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, अगर आपका देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आपका कर्व इस तरीके का बन रहा है, और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आपका टेबल इस तरीके का हुआ, या आपका टेबल आपका सॉरी कर्व इस तरीके का बना, नॉट टेबल। सो ये सारे केसेस में ये स्क्यूड बोलते हैं ना इसको, एक टेल बड़ी है, दोनों इक्वली इसमें बराबर है, बेल शेप्ड है ना, तो इसमें तो हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट अगर इस तरह का आपका डेटा है, द स्क्यूड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर टी टेस्ट आप यूज कर सकते हैं। ओके, इट वाज डिजाइन बाय W.S. Gossett, whose pen name was student, hence it is this test is also called as a student t test, है ना, ये उनके नाम पे स्टूडेंट टी टेस्ट में इसको बोलते। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। ओके, so as you know, t test is a kind of a parametric test and it is used when sample size is less than 30। जब आपका सैंपल साइज 30 से कम होता है, तब हम ये पर्टिकुलर टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, जो आपकी p है, is always calculated value is determined by the reference to t table, the way we have seen in case of z test, जहाँ पे हमेशा आपकी वैल्यू 1.96 होती थी। इन केस ऑफ टी टेस्ट आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है, दैट यू टू कैलकुलेट बाय लुकिंग एट दी रेफरेंस टेबल। आप कोई भी स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक का बुक लेंगे ना, तो उस पर इस तरह की रेफरेंस टेबल आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, ये एक रेफरेंस टेबल है, तो इस रेफरेंस टेबल में एज यू कैन सी हियर, वंस अगेन एज यू कैन सी, तो यहाँ पे एक साइड में आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, एज यू कैन सी, ये आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, वन टेल टेस्ट के लिए, टू टेल टेस्ट के लिए। सो एज यू सी हियर, फॉर वन टेल टेस्ट आपकी वैल्यूज यहाँ पे आ रही है ना 0.05, एज यू कैन सी ये यहाँ पे 0.05 है। ठीक है, हियर इट इज 0.025 और टू टेल्स, ये वन टेल्स के लिए जाएंगे, और ये आपकी हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे जो रोज है ना, रोज के अंदर यू विल सी योर प्रोबेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी होगी, प्लस दिस साइड देयर विल बी दी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सो दैट इज अबाउट हाउ वी सी। सो टी टेस्ट हुआ, या फिर आपका ये अनोवा टेस्ट हुआ, या काई स्क्वायर टेस्ट हुआ, इन सारे टेस्ट के ऊपर हमें रेफरेंस टेबल को फॉलो करना है। मतलब द क्रिटिकल वैल्यू वी हैव टू चेक फ्रॉम द रेफरेंस टेबल। एग्जाम में आपको रेफरेंस टेबल नहीं लेके जा सकते, एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट यू रिमेंबर ऑल दीज यू नो वैल्यूज। सो वो यूजुअली आपको अगर ये इस तरह का कैलकुलेशन आएगा, तो दे विल प्रोवाइड यू द रेफरेंस टेबल वैल्यू। ये सारी जो वैल्यूज हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट पहला कैटेगरी है फॉर सिंगल ग्रुप, सेकंड कैटेगरी फॉर टू ग्रुप्स। इन टू ग्रुप्स वी हैव टू कैटेगरी, वन इज अनपेयर्ड टी टेस्ट एंड सेकंड वन इज अ paired t-test. What is unpaired t-test? It is also known as a independent sample t-test. ठीक है जी, इंडिपेंडेंट t-test बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू कंपेयर रूरल वर्सेस अर्बन, यू वांट टू कंपेयर सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, तो वो अनपेयर्ड t-test यूज होगा। व्हाट इज पेयर्ड t-test? पेयर्ड t-test का मतलब होता है डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, डिपेंडेंट सैंपल t-test। इसका मतलब जैसे कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो गया, है ना, बिफोर द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम। जैसे कि डाइट प्रोग्राम, डाइट ऑन 0 डे, ऑन 15th डे, ओके, तो
प्री सेम ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन उसी का आप 2 बार यू विल मेक द ऑब्जर्वेशन ट्वाइस. ओके, सो दैट वी यूज ए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. ठीक है, ओके, ये टेबल मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करते हैं टी टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप की. सो हियर वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. क्या होगा अब नल हाइपोथेसिस? सिंगल ग्रुप है ना, तो म्यू, जैसे हमने जेड टेस्ट में देखा था, म्यू इक्वल्स टू म्यू 0. ठीक है, whereas the alternative hypothesis H1 is mu is not equals to mu 0. मेरे सारे एग्जाम्पल में मैं जो नल हाइपोथेसिस, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज कर रहा हूँ, वो सारे नॉन डायरेक्शनल हैं. ठीक है, वो पेड सैंपल के लिए सॉरी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हैं. ओके, सो फॉर ए स्मॉल सैंपल व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन वी कैन यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. T इक्वल्स टू मीन माइनस म्यू 0 ब्रैकेट क्लोज एन अंडरस्कोर डिवाइड एस डी. ये सेम ही स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था जेड टेस्ट के लिए, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सैंपल साइज कम है हमारे पास. दूसरा, वहाँ पे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू 1.96 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल वैल्यू रेफरेंस टेबल से चेक करके लेंगे. जहाँ पे एस डी कैसे कैलकुलेट करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बाय स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1. ठीक है, ये आपका एस डी, अगर एस डी कैलकुलेट करके नहीं दिया है तो. सो दैट इज अबाउट दिस. अंडर एच नोट द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब ये नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए. जेड टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं था क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू थी 1.96. यहाँ पे आपको n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करना है. जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये देखो टेबल, इस टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस तरीके से. तो ये 1 डिग्री से लेके ये 1000 डिग्री तक भी जा रहा है. अगर इससे भी ज़्यादा सैंपल हो तो फिर ये जेड पे आ जाता है, क्योंकि द वे इफ़ यू इंक्रीज द सैंपल साइज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करना शुरू कर देता है. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो विल स्टार्ट फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ यू इंक्रीज योर सैंपल साइज. चलिए, तो एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं. Following observations are the pulse rate of 5 sample taken from the normal population. ठीक है, तो ये 5 लोगों की पल्स रेट है, 62, 64, 78, 60 एंड 68. और आपसे पूछा जा रहा है टेस्ट वेदर द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 70 और नॉट एट अल्फा 5% पे. तो सम क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 लोगों की पल्स रेट ली है, हमें देखना चाहते हैं कि क्या इनका एवरेज इज इक्वल टू 70 और नॉट. अल्फा कितना है? 5%. ठीक है, 0.05% अल्फा हो गया. सो हियर द सॉल्यूशन इज, वी कैन टेक द सॉल्यूशन हियर. सो एच नोट इज मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 70. सो ये आपका नल हाइपोथेसिस बन गया. हम यही बोलेंगे ना कि मीन इज इक्वल टू 70. ओके, क्योंकि स्पेसिफाइड वैल्यू 70 है. Then alternative hypothesis, mean population is not equal to 70. So mu is not equal to 70. So under null hypothesis, we can apply the t-test for t-test for single group. तो ये आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है. What is your step 1? Calculate the mean as, आप मीन कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मीन चाहिए ना आपको इसमें. सो आपने इसकी मीन कैसे कैलकुलेट किया? 62 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 60 प्लस 68. आप में से लोगों को आप में से आपको याद होगा कि जब मैं मीन पढ़ा रहा था तो व्हाइल डिस्कसिंग द मीन मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट आर बेस्ड ऑन द मीन. तो अगर आपको मीन कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ऑलरेडी बताया मैंने, समय एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड एन. तो जब इनको डिवाइड करेंगे 6 के साथ में देंगे तो आपको ये इस तरीके से 66.4 वैल्यू आ गई. सो आपका जो मीन है, जो आपका एक्स बार है, सैंपल का मीन है, वो 66.4 है. अब सेकंड स्टेप आ गया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन. तो वो भी आपको पता ही स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है. अब मीन आ गया तो इसको इससे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे. माइनस 66 पॉइंट कितना है ये 4, माइनस 66.4 माइनस 66.4 माइनस 66.4. तो इसको मैं इस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मीन और एसडी कैलकुलेशन बता दिया है. तो प्लीज़ वहाँ से आप देख लेंगे. तो फाइनली आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करके 7.12 आ गया. ठीक है, कई बार ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता है, कई बार आपको कैलकुलेट करना होता है.
अब आपने क्या करना है, आपको मीन पता चल गया, तो मीन इज इक्वल टू हमारा पता चल गया दैट इज 66.4 है। एस डी हमारा यहाँ पे आ गया 7.12 है। ठीक है, सो आप टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉलो करेंगे, यू विल अप्लाई 66.4 दैट इज एक्स बार माइनस 70। 70 क्या है? 70 हमारा हाइपोथेसिस में हमने जो लिखा है ना, द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू 70 और नॉट, कि मीन पल्स 70 है कि नहीं, तो आपने 70 डाल दिया, 60 माइनस हो गया। 5 क्या है? सैंपल साइज, आपके 5 सैंपल है, डिवाइड बाई एस डी कितना था? कितना है? 7.12। सो फाइनली आपकी वैल्यू आ गई -1.12। देखिए अब ये यहाँ पे दो मैंने लाइंस लगा रखी हैं, ऑब्लिक लाइन, इसका मतलब है एब्सोल्यूट। सेम लाइक जेड टेस्ट, टी ऑल्सो फॉलो द एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स वी शुड इग्नोर द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, इट इज ऑलवेज टू कंसिडर एज ए प्लस वैल्यू। सो आपका जो वैल्यू कैलकुलेट करके आया वो है 1.12। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टेप 4 पे आ जाओ, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक नया स्टेप है जो कि जेड टेस्ट में नहीं था। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको याद रखना पड़ेगा कितने ग्रुप है, 1 ग्रुप है, तो n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। n कितना है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल कितने आपके? जैसे 5 सैंपल आई थिंक, या 5 - 1, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 4। सो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 4। फिफ्थ स्टेप क्या है? कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद अ क्रिटिकल वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ में कंपेयर कर लो। अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है वो आपको रेफरेंस टेबल में देखना पड़ेगा। सो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ रही है? 2.77। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% पे 2.77, 2.77 देखो इसमें यहाँ पे ये वैल्यू है। अब ये कैसे आ गई देखिए जरा, देखो ये आपका आ गया 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे? 0.05, टू टेल्ड है ना हमारा, 0.05 पे यहाँ पे आ गया। सो ये वैल्यू आपकी 2.77 आई है। ओके, सो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने किया है वो 1.12 है और टेबल वैल्यू 2.57 है। तो क्या करेंगे? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज कहाँ पे जा रही है? अब आपका वही नॉर्मल जो आपका मैंने बताया एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन। तो अगर मैं बोलूँ इसका, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर कोई भी वैल्यू 2.77 तक आती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो उसके अंदर ही आ गई ना, तो हम क्या करेंगे? वी विल एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो कैसे लिखेंगे इन्फ्रेंस को? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू इज 1.12 which is less than the tabled value, that is 2.77 of the distribution at 5% level of significance with 4 degree of freedom, hence we accept the null hypothesis and conclude that the sample are taken from the normal population। और हमारा जो null hypothesis था ना, क्या था null hypothesis? the mean of population, the mean pulse rate of population is equal to 70 को हमने क्या किया? हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आई थिंक इस इक्वेशन में बहुत ही क्लियरली आपको ये देखना है। तो 2 या 3 नए स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो गए जो जेड टेस्ट के कंपैरिजन में। एक तो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है, और एक हमेशा आपको ये टेबल को फॉलो करना है। इस टेबल में एक साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा और एक साइड में आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो यूजुअली 0.05 ही होता है हमारा। ठीक है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वो वेरी करेगी वैल्यूज। ठीक है, ओके जी। सो दैट इज अबाउट दी टी टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा मोहम्मद अली की उस बात की जिसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी सफलता में स्किल और विल दोनों में से किसका ज़्यादा बड़ा योगदान है। मोहम्मद अली थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने फिर जवाब दिया कि जब मैं फील्ड में उतरता हूँ, अपने अपोनेंट से लड़ता हूँ, और कई बार ऐसा हुआ कि मैं गिर जाता हूँ, वो मुझे गिरा देते हैं, मेरी हिम्मत टूट जाती है, मेरा उठने का मन नहीं करता। लेकिन उस टाइम पे जब एक अंदर से आवाज़ आती है, कम ऑन गेट अप वन मोर टाइम, कम ऑन गेट अप वन मोर टाइम, और मैं खड़ा हो जाता हूँ और शायद उससे लड़ने की एक हिम्मत मेरे में आ जाती है। तो जहाँ पे मेरी स्किल्स काम नहीं आई, वहाँ पे मेरी विल की वजह से मैं जीत जाता हूँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्किल के साथ साथ विल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी विल पावर को बढ़ाते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। थैंक यू सो मच।